Hello, dear students. Uh, Welcome you all in this second lecture of birth history. In previous lecture, we have discussed about the importance of antenatal history in present day scenario and various points to be covered in antenatal history. Today, we will discuss about perinatal as well as the neonatal history. The perinatal or the birth history true includes the history of series of events that occur during birth. कि बच्चा जो है कब पैदा हुआ, कितने टाइम में पैदा हुआ, किस पोजीशन में पैदा हुआ, हाउ द इवेंट्स गो ऑन इन द लेबर रूम, वो सारी हिस्ट्री जो है हमारी बर्थ हिस्ट्री में इंक्लूड होगी और जिसको हम पेरिनेटल हिस्ट्री भी बोल सकते हैं. And this perinatal or this birth history may have adverse effects on the development or growth of the newborn. और जो आज प्रेजेंट जिस डिजीज के लिए हम हिस्ट्री ले रहे हैं दैट मे बी हैविंग द ऑनसेट और इटोलॉजिकल फैक्टर लाइंग इन द बर्थ हिस्ट्री. तो इसलिए बर्थ हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, खासकर डेवलपमेंटल डिले के केसेस जैसे सेरेब्रल पाल्सी का केस है या इवन समटाइम सीजर्स हैं, मेंटल रिटार्डेशन हैं, दे मे हैव सम कनेक्शन विद द बर्थ हिस्ट्री. और बर्थ हिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मदर में नॉट बी नोइंग बिकॉज मदर उस टाइम बहुत सीवियर पेन में रहती है, ट्रॉमा में रहती है. मदर में हैव फॉरगॉट और मे नॉट बी अवेयर ऑफ वेरियस कंडीशंस ऑफ द न्यूबॉर्न ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर बर्थ. और फैमिली मेंबर्स जैसे इंडिया में यूजुअली दे आर नॉट अलाउड टू बी इन द लेबर रूम और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट वेरी अवेयर व्हाट हैड हैपेंड इन द लेबर रूम. तो बर्थ हिस्ट्री में यूजुअली जो है हम वो सारे इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं जो लेबर रूम में रहे हुए होते हैं. बट बहुत सारे टाइम जो इट इट मे नॉट बी known to the family members or sometime it may be manipulated. जैसे सीपी में यूजुअली देखने को होता है कि बेबी में हैव क्राइड स्पॉन्टेनियसली जस्ट आफ्टर बर्थ बट बच्चा डेवलपमेंटल डिले में गया और बहुत सारे डॉक्टर्स ने उसको बोला, वो पेरेंट्स यूजुअली आस्क द रीजन फॉर द डिजीज कि जी मेरे बच्चे के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरा बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, क्यों नहीं चल पा रहा है. तो some practitioner may have guided that your child may not have cried just after birth, so that may be the reason of developmental delay. तो ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई होती है कि बच्चा, बहुत सारे प्रैक्टिशनर, बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला है कि शायद आपका बच्चा रोया नहीं होगा जन्म के टाइम, इसलिए ऐसा है. और वो जो है दिमाग में ये चीज़ बैठा लेते हैं और एग्जैक्टली क्या हुआ था या बच्चा सच में रोया था तब भी वो यही बताएंगे कि बच्चा नहीं रोया था. जैसे कि एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल इसका है दृश्यम मूवी का, कि जैसे उसमें अजय देवगन बताता है कि 2 अक्टूबर को हम गए थे. वो 2 अक्टूबर को गए ही नहीं थे बट ऑल द विटनेसेस इन दैट मूवी वाज टेलिंग दैट 2 अक्टूबर को आए थे, सत्संग में आए थे, मेरे पास रुके थे, होटल में रुके थे, मेरे पास पाव भाजी खाई थी. लाइकवाइज बर्थ हिस्ट्री में भी बहुत सारी टाइम जो इस तरह से मैनिपुलेशन हो सकती है. तो बर्थ हिस्ट्री, एक रेलिवेंट बर्थ हिस्ट्री लेना एक बहुत टफ काम होता है और उसको रिलाई करना और भी मुश्किल होता है. तो कंपोनेंट्स क्या होंगे बर्थ हिस्ट्री के? बर्थ हिस्ट्री में सारे कंपोनेंट्स जो हैं आएंगे कि व्हाट वाज द डेट ऑफ डिलीवरी विद जेस्टेशनल एज, प्लेस ऑफ द डिलीवरी कहाँ पे हुई, मोड ऑफ द डिलीवरी, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या था, टाइम टेकन टू कंप्लीट वेरियस स्टेजेस ऑफ द लेबर, बर्थ क्राई हुआ कि नहीं हुआ, बर्थ वेट कितना था, कोई रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी या एस्फिक्सिया की हिस्ट्री थी कि नहीं थी, ब्लूइश डिस्कलरेशन, साइनोसिस, बच्चा नीला पड़ गया था लाइक होम डिलीवरी में. इस तरह की हिस्ट्री जो है मे बी वेरी इंपॉर्टेंट करके इनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थ डेट एंड जेस्टेशनल मैच्योरिटी. तो जेस्टेशनल मैच्योरिटी में वाज बेबी प्री टर्म और पोस्ट टर्म, क्योंकि इन दोनों की जो है अपनी लॉन्ग टर्म सिक लीव या लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस अलग अलग होता है. जैसे प्री टर्म में हमने
बात करी थी प्रीटर्म के मैनेजमेंट में भी या उसकी प्रोग्नोसिस में भी कि दे मे बी एब्सोल्युटली नॉर्मल और सम ऑफ देम मे हैव सम माइनर cognitive problems, they may be hyperactive or they may have learning disabilities। तो इस तरीके से जो है उनकी ये तो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस की बात करिए। शॉर्ट टर्म में जैसे 2 महीने का, 3 महीने का या 4 महीने का, 6 महीने का बच्चा बैठ नहीं रहा है या नेक होल्डिंग में 3 महीने में नहीं कर पा रहा, तो अगर प्रीमेच्योर है 30 वीक्स में हुआ है तो इट विल बी ऑलवेज डिलेड, कि वो जो है थोड़ा सा स्लो रहेगा। तो उस केस में जो है हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योरिटी लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि 4 महीने के बच्चे को लेके पेरेंट्स आपके पास आते हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर डेवलपमेंटल डिले, की जो है नेक होल्डिंग नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे आपको हिस्ट्री जरूरी हो जाती है कि क्या बच्चा प्रीटर्म था, अगर प्रीटर्म था तो कितना प्रीटर्म था, उस हिसाब से जो है यू कैन असेस कि क्या ये फिजियोलॉजिकल डिले है या सम पैथोलॉजी इज इन्वॉल्व। तो प्री टर्म या पोस्ट मैच्योरिटी में भी एन etiology और predisposing factor for various चाइल्डहुड डिजीजेस। प्री टर्म्स में यूजुअली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, एस्फिक्सिया, प्री टर्म्स आर हाईली प्रोन फॉर एस्फिक्सिया या एपनिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सीएनएस ब्लीडिंग जैसे इंट्रावेंट्रिकुलर पेरीवेंट्रिकुलर हेमरेजेस प्री टर्म्स में बहुत कॉमन होती है। ब्लड ब्रेन बैरियर पुअर होने के कारण, कर्नेक्टेरस के कारण जो है प्री टर्म्स में है कर्नेक्टेरस एट वेरी लो बिलिरुबिन लेवल, तो उस कारण से जो है प्री टर्म्स में ब्रेन डैमेज होने के कारण आज की कंडीशन जो हो सकती है उस कारण से हुई हो। दे आर आल्सो प्रोन टू रिकेट्स और आयरन स्टोर पुअर रहता है, तो एनीमिया में जो है अर्ली ऑनसेट एनीमिया उनमें होता है। दे में भी मालनरिश्ड एलबीडब्ल्यू होते हैं, तो मालनरिशमेंट के चांसेस भी हाई होते हैं। पोस्ट मैच्योरिटी में भी जो हाइपोग्लाइसेमिक इंसल्ट्स के चांसेस उनमें हाई होते हैं, तो हाइपोग्लाइसेमिक इंसल्ट्स के कारण लेटर ऑन देयर में भी लर्निंग डिसेबिलिटीज और बहुत सारे जो है कोग्निटिव डेफिसिट्स। देन बात आती है कि डिलीवरी हुई कहाँ, प्लेस ऑफ डिलीवरी, वेयर इज प्लेस ऑफ डिलीवरी, कि घर में हुई है या किसी हॉस्पिटल में हुई है। हॉस्पिटल में हुई है तो वाज इट अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर और वाज इट अ सेकेंडरी और टर्शरी केयर सेंटर लाइक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और a medical college wherein pediatrician or neonatologist have taken care of resuscitative needs of the newborn। तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर देयर वाज अ हिस्ट्री ऑफ, जैसे आगे हम लेंगे क्राई की हिस्ट्री, तो देयर वाज अ लेट क्राई और देयर वाज नो स्पॉन्टेनियस क्राई, तो क्या वहाँ पे घर में हुई है, अगर बर्थ एस्फिक्सिया हुआ है और घर में हुआ है तो it will have more consequences, it will damage more brain। अगर वही चीज बर्थ एस्फिक्सिया हॉस्पिटल में हुआ है और हॉस्पिटल भी टर्शरी केयर है, सेकेंडरी केयर है, जहाँ नेोनाटोलॉजिस्ट है, जहाँ एक स्किलफुल रिससिटेशन करने के लिए पर्सन है, तो वहाँ पे उस बर्थ एस्फिक्सिया रिलेटेड डैमेज होने के चांसेस कम होंगे। तो वेयर द this particular place of delivery was, that is also very important। और इसके साथ ही साथ जो है कि बर्थ अटेंडेंट कौन था, वाज इट अटेंडेड बाय सिंपल जो है नर्सिंग स्टाफ ने अटेंड की, जैसे पीएससी में अगर हो रही है तो वाज इट अटेंडेड बाय ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट और अनट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, वाज इट डॉक्टर, या घर में भी हुई है तो घर में किसने अटेंड करी है, वाज इट अ ट्रेंड दाई और अम, कोई भी नहीं था अटेंडेंट। तो इस तरीके से जो है उसमें हमको कि क्या बर्थ एस्फिक्सिया के कारण नुकसान रहा होगा, या समटाइम सेप्टिसीमिया जैसे 8-10 दिन का बच्चा आया है तो वहाँ पे प्लेस ऑफ डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाज इट अ होम डिलीवरी, देर में भी चांसेस ऑफ सेप्टिसीमिया के घर में जो है सफाई का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने कॉर्ड जो है साफ धागे से नहीं बांधा या स्टरलाइज्ड ब्लेड से नहीं काटा, तो वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस कारण से सेप्टिसीमिया में बच्चा हो। तो इटियोलॉजी फाइंड करने के लिए जो है प्लेस ऑफ डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लॉन्ग रन में है चाहे वो शॉर्ट रन में है, शॉर्ट ड्यूरेशन।
देन बात करते हैं कि मोड एंड टाइप ऑफ डिलीवरी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वाज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी वाज इट्स स्पॉन्टेनियस, कि अपने आप से लेबर पेन शुरू होकर डिलीवरी हुई थी, या वाज इट इंड्यूस्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इंडक्शन के लिए हम ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं, और रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट ऑक्सीटोसिन में भी फैक्टर बिहाइंड ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और इवन एडीएसडी। तो इनके पीछे जो ऑटिज्म के हाई इंसिडेंस के पीछे एक इंडक्शन ऑफ लेबर विद ऑक्सीटोसिन को भी लिया जाता है। तो जैसे ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसमें जो है हमको इस चीज़ की हिस्ट्री लेनी जरूरी है, और इंडक्शन किया गया है तो इंडक्शन किस चीज़ से किया था। अगर मेडिसिनल इंडक्शन है तो ऑक्सीटोसिन से ही किया जाता है, और अगर प्रोसीजनल है जैसे रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से हम जो इंड्यूस करते हैं तो वो अलग बात है, तो उसकी हिस्ट्री लेनी जरूरी है। देन वाज इट अ सिंपल वजाइनल डिलीवरी, और वाज इट असिस्टेड की असिस्ट किया गया, कोई वैक्यूम लगाया गया, या फोर्सेप्स डिलीवरी करवाई गई, या सम एपी दी गई। और अगर ये चीज़ें की गई, जैसे अगर फोर्सेप्स लगाया है या वैक्यूम लगाया है, तो इट इंडिकेट कि डिलीवरी हैड बीन अ प्रोलॉन्ग्ड वन, और वाज इट कॉम्प्लिकेटेड, की कॉम्प्लिकेटेड थी इसलिए जो है टाइम ज़्यादा लग रहा था। देर में भी सो मैनी कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर, बट हमारा यहाँ मेन ये ध्येय है कि हमको एसेस करना है कि प्रोलॉन्ग था लेबर, और दैट मे हैव रिजल्टेड इन बर्थ एस्फिक्सिया, की जो प्रोलॉन्ग लेबर के कारण बर्थ एस्फिक्सिया हुआ, और जो है उस कारण से ब्रेन डैमेज के कारण आज की कंडीशन जो है डेवलपमेंटल डिले की हुई है। जैसे हमने बात करी थी कि बर्थ हिस्ट्री यूजुअली हम कहाँ लेते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंटल डिले है, कंजेनिटल एनॉमली है, या जहाँ पे बच्चा जो है इन्फेंट है, न्यूबॉर्न है, नियोनेट है। देन अनदर मोड ऑफ डिलीवरी इज सिजेरियन सेक्शन, कि वेजाइनल डिलीवरी नहीं हुई है तो क्या सिजेरियन सेक्शन हुआ है। नेचुरली वेजाइनल नहीं हुई है तो सिजेरियन सेक्शन हुआ होगा। तो सिजेरियन सेक्शन क्यों किया गया, व्हाट वाज द रीजन, वाज इट अ इलेक्टिव वन, कि हाँ जी डेट दी थी कि 8 जनवरी को किया जाएगा तो 8 जनवरी को ही हुआ, दैट इज इलेक्टिव वन। और एक इमरजेंसी की लेबर पेन शुरू हो गई है, और उस टाइम हमने देखा कि वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, देन वी प्रोसीड फॉर सिजेरियन सेक्शन, दैट इज इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। और इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन जब भी है तो उसका रीजन और सिचुएशन ऑफ द फिटस एट द टाइम ऑफ सिजेरियन सेक्शन, यूजुअली जो रीजंस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सिजेरियन सेक्शन इज डन फॉर फिटल रीजंस, कि फिटल जो है डिस्ट्रेस हो रहा है, मेकोनियम पास कर दिया फिटस ने, इस कारण से जो है फिटस को बचाने के लिए यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम सिजेरियन सेक्शन इज फॉर फिटल कॉज। सम टाइम इट मे बी ड्यू टू डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ मदर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ड्यू टू फिटल कंडीशन और फिटल डिस्ट्रेस के कारण है। तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन में बहुत सारे टाइम जो है वी मे हैव द फिटस विद some distress, and as well as this birth asphyxia. Then another thing to ask is presentation। ये presentation क्या थी, ब्रीच presentation थी, है ना, ब्रीच presentation थी या cephalic presentation थी। यूजुअली द नॉर्मल presentation इज cephalic, और जैसे 6-8 दिन का बच्चा है एंड हेड इज हैविंग सम स्वेलिंग, इट मे बी स्पेल हेमाटोमा, तो वहाँ cephalic presentation होगी, तभी जो है स्पेल हेमाटोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन कुछ जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बर्थ एस्फिक्सिया में भी जो है ब्रीच प्रेजेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। और यूजुअली जो है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स में, या जॉइंट प्रॉब्लम्स में, या नर्व इंजरीज में जो है ब्रीच प्रेजेंटेशन की हिस्ट्री ज़्यादा मिलती है। जैसे कंजेनाइटल डिसलोकेशन या कंजेनाइटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप में ब्रीच प्रेजेंटेशन की हिस्ट्री ज़्यादा हमको मिलेगी। यूजुअली फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड जो है, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड में वो भी फीमेल्स हों और ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, उनमें इंसिडेंस ऑफ दिस डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, डीडीएच या सीडीएच भी बोलते हैं, कंजेनाइटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन में एव्स पाल्सी या क्लम्प के पाल्सी, जो कि ब्रैकियल आर्क पाल्सीज होती हैं बर्थ इंजरीज के कारण,
तो उनके चांसेस भी हाई होते हैं कि बच्चे की बॉडी तो डिलीवर हो गई बट हेड नहीं डिलीवर हुआ है, और उसके लिए जो है बच्चे को जो है पुश किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, और उस कारण से जो है उसकी नेक पे स्ट्रेन आया, और जो ब्रैकियल ब्रैकियल वो है नर्व्स हैं, ब्रैकियल प्लेक्सिस हैं, उसकी इंजरी के कारण एब्स पाल्सी या ये चीज़ें हो सकती हैं, या समटाइम देयर में बी क्लेविकुलर फ्रैक्चर्स, या इस तरह की इंजरी की कंडीशन ब्रीच प्रेजेंटेशन में देखने में ज़्यादा मिलती हैं। तो उन कंडीशंस में हमको प्रेजेंटेशन की इम्पोर्टेंस पता चलती है कि हमको प्रेजेंटेशन की हिस्ट्री लेनी है। देन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग डिलीवरी की कोई प्रॉब्लम्स आई है राइट फ्रॉम द नॉट फ्रॉम लेबर, क्योंकि पेरिनेटल की बात कर रहे हैं हम, तो पेरिनेटल में हमको जो है शुरू से लेना है कि वाज इट अ केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, और वाज इट अ केस ऑफ एब्रेप्शियो प्लेसेंटा विच मे हैव हाई रिस्क ऑफ हैविंग बर्थ एस्फिक्सिया, कि प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग, यूजली जो है ब्लीडिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा होती है, और उस कारण से जो है बर्थ एस्फिक्सिया के चांसेस बढ़ जाते हैं कि फिटल साइड से हुई, और इस कारण से फिटल ब्लड लॉस हुआ, तो फिटस में गो इनटू शॉक और मे गो इनटू डिस्ट्रेस। तो एक तो वो चीज़ें लेनी है हिस्ट्री में, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग लेबर में, और दूसरा जो है कि प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन तो नहीं था, प्रोलॉन्ग्ड लेबर तो नहीं थी, हर एक स्टेज जो थी क्या उसकी उतनी ही थी, या बहुत लंबी थी, जैसे हम हिस्ट्री लेते हैं कि हाँ जी कितने दिन दर्द रही थी, कि जी हाँ शाम को दर्द हुई थी, सुबह डिलीवरी हुई थी, दैट इज़ अ नॉर्मल कोर्स। बट अगर ऐसे बताया कि हाँ जी 4-5 दिन से दर्द रही और फिर जो है डिलीवरी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने दवाई लगाई या ऑपरेशन किया, तो जो प्रोलॉन्ग्ड लेबर के केसेस रहते हैं उनमें जो है यूजुअली फिटस गो इनटू distress, there is birth asphyxia, and there is damage to the fetal brain due to anoxic condition. Then कोई complication during labor हुआ हो, इंजरी हुआ हो, वो सारी चीज़ों की हिस्ट्री हमको जो है यहाँ पे लेनी है। देन डिलीवरी अब हो गई है, डिलीवर हो गया है बच्चा, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है क्या देखी जाती है कि बच्चे ने क्राई करा है कि नहीं करा है, तो उसकी हिस्ट्री हमको लेनी है। और अक्सर जो है यहाँ की इस चीज़ की हिस्ट्री में नॉट बी रिलायबल, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रिलायबल बर्थ हिस्ट्री में बर्थ एस्फिक्सिया की, वहाँ पे यूजुअली इट इज़ नॉट रिलायबल। बाकियों में दी जाती है रिलायबल हिस्ट्री, बट जैसे सेरेब्रल पाल्सी के केसेस हैं, डेवलपमेंटल डिले के केसेस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट नोइंग कि क्या था एग्जैक्टली, क्या था, शायद रोया नहीं था। तो स्पॉन्टेनियस क्राई करा था बेबी ने कि नहीं करा था, उसकी हिस्ट्री लेनी ज़रूरी रहती है। और क्या कराई स्पॉन्टेनियस नहीं था तो क्या स्टिमुलेट किया था तो कैसे किया था, फ्लिकिंग ऑफ द शोल किया था, या बैक को रब किया था, या जैसे गांव में या पुराने सिस्टम में ट्रेडिशनली कि हाँ जी उल्टा कर दिया, पीठ पे मारा, ये किया वो किया, तो क्या उस तरीके से स्टिमुलेट करके ब्रीथ करवाया था। और अगर स्टिमुलेशन से क्राई नहीं किया था तो क्या रिससिटेशन रिक्वायर्ड थी, तो किस तरह की रिससिटेशन की गई थी। हाँ जी जी, कुछ जो है उन्होंने बैग एंड मास्क से वेंटिलेशन कराया, या कुछ सांस दिलाई थी, वेंटिलेटर पे डाला था, या नर्सरी में। यूजुअली दे आर नॉट नोइंग कि क्योंकि लेबर रूम में असेस नहीं रहता है अटेंडेंट्स का, तो यूजुअली बर्थ हिस्ट्री में रोया था बच्चा, नहीं रोया था, या ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हुई थी, इसका पता चलता है कि क्या बच्चे को जो है पैदा होने के बाद अटेंडेंट्स को, दादी को, नानी को, या जो भी बाहर हैं उनको दिया गया, या डायरेक्टली जो उसको नर्सरी या आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बर्थ एस्फिक्सिया होगा तो जो है बेबी विल नॉट बी शिफ्ट इनटू लाइंग इन वार्ड, most of the time it will be shifted to nursery और NICU। और अगर वो हिस्ट्री देते हैं कि हाँ जी बच्चे को दिया नहीं था, हमको नर्सरी में ले गए थे या निकू में ले गए थे, तो उसके पीछे रीजन क्या था उसको भी पूछना जरूरी है। समटाइम इट मे बी congenital anomaly, और समटाइम इट मे नॉट बी बर्थ एस्फिक्सिया, समटाइम इट मे बी ड्यू टू सम अदर रीजन कि उसको बेबी को शिफ्ट किया गया। तो वो सारी चीजें जो हमको पूछनी है इसमें। देन
हिस्ट्री ऑफ बर्थ वेट। तो बर्थ वेट को बोलते हैं कि इट इज मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर ऑफ वंस फ्यूचर लाइफ, कि आदमी के फ्यूचर में क्या करेगा उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर जो है बच्चे का, उसके जन्म का भार होता है, बर्थ वेट होता है। और बच्चे का वेट कितना था वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से ही उसकी आगे की ग्रोथ वेलोसिटीज होंगी। और वो जो बर्थ वेट कम आया है वो एक उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है, कि अगर बर्थ वेट कम है तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में उसने बहुत कुछ झेला है। इट मे बी ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर्स की फिटनेस में ही कोई प्रॉब्लम थी, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था, या कोई कंजेनाइटल इन्फेक्शंस थे, उस कारण से उसका वेट नहीं बढ़ा। और इट में भी एक्सट्रिंसिक कॉज की मदर को जो है कोई प्रॉब्लम थी, हाइपरटेंसिव मदर थी, प्लेसेंटल इंसफिशियंसी हो गया, उस कारण से जो बर्थ वेट कम हुआ। बट बर्थ वेट कम है तो एक तो उसकी हिस्ट्री का कुछ आइडिया उससे होगा, और आगे आने वाले टाइम में जो है उसका बर्थ वेलोसिटी, वेट वेलोसिटी कैसी रहेगी उसका भी जो है आइडिया रहेगा। और मैक्रोस्मिक था तो उसमें रीजन क्या था, वाज मदर डायबिटिक और जेस्टेशनल डायबिटीज था, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज था जेस्टेशनल, उसकी हिस्ट्री जो है लेने की जरूरत बनती है। अगर बर्थ वेट वो बताते हैं कि हाँ जी 4.5 किलो का पैदा हुआ, इतने का हुआ है, तो उसके पीछे भी रीजन हमको इस हिस्ट्री में ढूंढना है। कम के लिए तो ढूंढना ही है, ज्यादा के लिए भी ढूंढना है। और कम के लिए जैसे 6 महीने का बच्चा है, ही वॉज बोर्न एज 1100 ग्राम न्यू बॉर्न। तो 6 महीने में जो अगर 3.5 4 केजी का भी हो गया तो इट इज़ वेरी गुड ग्रोथ, क्योंकि यूजली जो है 5 महीने पे डबल होता है। 30 ग्राम्स पर डे जो है बच्चा फर्स्ट 3 मंथ में ग्रोथ करता है, तो उस हिसाब से लगभग जो है 3 किलो बढ़ता है। तो अगर 4 5 महीने में वो 4.5 किलो का हो गया है, इट इंडिकेट नॉर्मल ग्रोथ। बट कई बार जो है बच्चा 3.5 किलो का और 6 महीने में 4.5 किलो का हो रहा है, तो इट इंडिकेट कि ग्रोथ वेलोसिटी सही नहीं। तो उसमें बर्थ वेट का नहीं रीजन रहेगा, उसमें लेटर ऑन जो कोई इटोलॉजी होगी। बट एक 1100 ग्राम का बच्चा 4.5 किलो है 6 महीने में, तो इट इंडिकेट कि वो जो है स्टार्ट ही स्लो किया था, इसलिए जो है उसका वेट उतना है। देन ये सारी चीज़ें बर्थ हिस्ट्री में लेनी है। सारी चीज़ें जो है हमारे पास लेबर रूम हिस्ट्री में हो गई, कि बच्चा जो है कहाँ पैदा हुआ, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या था, उसकी जेस्टेशनल एज, जेस्टेशनल मैच्योरिटी क्या थी, who was attendant of that particular newborn, नियोनेटोलॉजिस्ट था, पेडिट्रिशियन था, या नर्सिंग स्टाफ था, या कोई भी नहीं देख रहा था उसको। उसके बाद उसने कराई किया, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी थी, डिलीवरी का मोड क्या था, नॉर्मल डिलीवरी, वैजाइनल डिलीवरी थी, सिजेरियन था तो क्या इमरजेंसी था या प्लांट सिजेरियन था, बच्चा पैदा होते ही रोया कि नहीं रोया, अगर नहीं रोया तो किस तरह के रिससिटेटिव मेजर्स उसको मिले, अगर हॉस्पिटल में था तो क्या नियोनेटोलॉजिस्ट था उस दिन, नहीं था, और था तो क्या उसको रिससिटेशन अच्छे से मिला, नहीं मिला, उसको एनआईसीयू शिफ्ट किया गया, वेंटिलेटर पे डाला गया, कितने दिन वो वेंटिलेटर पे रहा, ये सारी हिस्ट्रीज जो है उसमें आएंगी। फिर बर्थ वेट उसमें पूछा जाएगा। और उसके अलावा जो है लेबर रूम से कब उसको जो है शिफ्ट किया गया, वो सारी चीज़ें जो है आपको बर्थ हिस्ट्री में आएगी। उसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ न्यूनेटल लाइफ, दैट न्यूनेटल हिस्ट्री, कि लेबर रूम से निकलने के बाद 28 दिन या 1 महीना का होने तक की जो हिस्ट्री होगी सारी वो न्यूनेटल हिस्ट्री में आएगी। द इवेंट्स ड्यूरिंग न्यूनेटल पीरियड इज नोन एज न्यूनेटल हिस्ट्री। तो इसमें यूजुअली जो है हमको देखना है कि फीडिंग पैटर्न उसने सही किया, फीडिंग सही थी उसकी कि नहीं थी, कोई डिजीजेज उस टाइम, कोई मॉर्बिड स्टेट्स उस टाइम तो नहीं हुई। और अगर इस टाइम डिजीजेस होती हैं तो दे मे बी डेट्रीमेंटल ऑन द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न। तो कंपोनेंट्स इसमें जो है सबसे पहले तो वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ इसमें लिखा नहीं है, बट वैक्सीनेशन जो है बेबी का न्यूबॉर्न पीरियड में, न्यूनेटल पीरियड में जो होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी का वैक्सीनेशन बेबी का दिया कि नहीं दिया गया। देन फीडिंग उसने सही से करी कि नहीं करी, है ना, टाइप ऑफ फीडिंग क्या कराया उसको, कि जो है ब्रेस्ट फीडिंग दी गई या
टॉप फीड दिया गया और फीडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। यूजुअली अगर ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला है, क्लेफ्ट पैलेट है, इस तरीके की जो है कोई भी जीआईटी की इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है, तो फीडिंग में जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो क्या फीडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है शुरू के कुछ दिनों में, तो उसकी हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। देन रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज तो नहीं हुई बच्चे को कि हाँ पहले जो है लेबर रूम में ठीक है, स्पॉन्टेनियस कराई थी, उसको शिफ्ट किया गया, लाइंग इन वार्ड में था, बट पहले दिन या दूसरे दिन उसके फ्रॉथिंग होने लग गई या नीला पड़ने लग गया या सांस फूलने लग गया, सांस नहीं आ रही है उसको। तो क्या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी बाद में भी आ सकती है, तो क्या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी तो नहीं आई थी उसको, तो उसकी हिस्ट्री भी जो है नियोनेटल हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट बनती है। देन कुछ मॉर्बिड स्टेट्स हैं जो कि नियोनेटल लाइफ में कॉमन मॉर्बिडिटीज, कॉमन डिजीजेस हैं। तो क्या वो डिजीजेस तो नहीं हुई उसको, अगर हुई तो उसकी सीवियरिटी क्या थी, कितने दिन रही, वो सारी चीज़ें लेनी है। और उन मॉर्बिड स्टेट्स में जो सबसे कॉमन है वो आपको नियोनेटल जॉन्डिस मिलेगा। कि नियोनेटल जॉन्डिस जो है जैसे इस बच्चे में दिखाया है कि नियोनेटल जॉन्डिस है, तो क्या नियोनेटल जॉन्डिस हुआ हुआ तो कौन से दिन हुआ, जैसे थर्ड फोर्थ डे अगर नियोनेटल जॉन्डिस की हिस्ट्री है तो इट इंडिकेट कि इट इज़ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। बट अगर पहले ही दिन जो है नियोनेटल जॉन्डिस की हिस्ट्री दे रहा है वो, तो इट ऑलवेज इंडिकेट कि पैथोलॉजिकल है। तो नियोनेटल जॉन्डिस हुआ तो कौन से डे अपीयर हुआ, बिलिरुबिन का लेवल अगर उनको याद है तो बिलिरुबिन का लेवल कितना गया, 15 गया, 18 गया, 20 गया, उस हिसाब से उसकी हम जो है इटियोलॉजी असेस कर सकते हैं। और उसके जो सिकलीज हुई होंगी कि कर्नेक्टरस हुआ होगा, प्रीमेच्योर था और 20 तक उसका जो है बिलिरुबिन लेवल गया, तो द बेबी में हैव लैंडेड इन कर्नेक्टरस। और टुडेज जो डेफनेस है या कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कर्नेक्टरस के बाद जो है, कोरियाथिटॉइड सेरेब्रल पाल्सी है, डेफनेस है, वर्ड का गेज पाल्सी, देयर आर सो मेनी कॉजेज या सिकुलीज जो हैं जो कर्नेक्टरस की हैं। तो जॉन्डिस हुआ तो कौन से डे हुआ, किस सीवियरिटी में हुआ, और ट्रीटमेंट क्या दिया गया, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि जी लेवल उनको याद नहीं था, बट जब हम पीलिया दिखाने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने तुरंत ही उसको लाइट में रखा और कुछ घंटों में ही उसके खून चेंज करने की बात करी, और उन्होंने एक बार या दो बार एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री दें। तो एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो इट ऑलवेज इंडिकेट कि द लेवल ऑफ बिलिरुबिन वाज हाई इनफ टू मे हैव रिजल्टेड इन सम एंसेफेलोपैथी। तो बिलिरुबिन एंसेफेलोपैथी उसमें होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, कर्नेक्टरस होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा सेप्सिस है, सेप्सिस भी अर्ली ऑनसेट था कि दूसरे तीसरे दिन बताया गया कि हाँ बच्चों को इन्फेक्शन हो गया या उसको एंटीबायोटिक दिया गया या कुछ हुआ, या लेट था। जैसे इनिशियल जो अर्ली सेप्सिस है यूजुअली जो उसकी लोकलाइजेशन होती है वो जो है लंग्स में होती है, जबकि लेट ऑनसेट सेप्सिस की लोकलाइजेशन यूजुअली ब्रेन में मेनिंजिस में होती है। तो मेनिंजाइटिस इस पीरियड में मेनिंजाइटिस में कॉज लॉन्ग टर्म सिक्वलीज। तो सेप्सिस की हिस्ट्री थी कि नहीं थी। देन एनी हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे होम डिलीवरी होती है तो यूजुअली उनसे पूछा, जैसे डेवलपमेंटल डिले का बच्चा आया हमारे पास और हमने उससे बर्थ हिस्ट्री लिया और वो बता रहा है कि घर में हुआ था जी, रोया था। देन व्हेन दे केम टू हॉस्पिटल फर्स्ट टाइम, कि पहली बार कब जो हॉस्पिटल गए, क्या न्यूनेटल लाइफ में गए, हाँ जी, जो है दूसरे दिन उसमें सांस लेने में उसको दिक्कत थी, तो दैट में भी हिस्ट्री ऑफ एस्फिक्सिया जो है सेकंड डे, या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो क्यों हुआ और किस दिन हुआ, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। देन कोई कंजेनाइटल एनॉमली उन्होंने उस टाइम नोट करी थी कि नहीं करी थी, वो सारी चीजें जो उसकी भी हिस्ट्री हमको यहाँ पे लेनी है। So this was all about birth history, including antenatal, perinatal, and neonatal, or sometimes called postnatal history. तो जो बर्थ हिस्ट्री है उसमें हमको स्ट्रेस करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द etiology or pathogenesis of present day disease if it is related to antenatal or पेरिनेटल और नियोनेटल पीरियड और नॉट। तो उस चीज़ को रिलेट करने के लिए जो हम बर्थ हिस्ट्री लेते हैं, और उसमें ये सारे कंपोनेंट्स जितनी हमने बात करी वो सारे जो है एक एक करके टैक्टफुली जो है मदर से या पेरेंट्स जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे निकलवाने पड़ते हैं।
So this is all about birth history. Now next we will take some another topic of the history, then we will proceed for the examination. So this is all about today's lecture. Thank you. You can send me queries as well as feedback on my WhatsApp number. Thank you all.